ना उन्होंने माफी मांगी। अब इलेक्शन कमिश्नर दुम दबाकर कहां घुसा हुआ है? अरे करिए, अगर सच्चाई है मैं तो आप करूंगा, आप शो चला के देखिए, आप बोलिए ना कौन बोलता है, आप बोलिए। और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल और केवल सरकार और मोदी स्तुति में लगा रहता है। आलोक शर्मा जी, अब आप मोर्चा संभालिए। वो कह रहे कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और इंडियन स्टेट से लड़ने की बात विदेश में कहकर राहुल गांधी जी ने ही भारतीय लोकतंत्र पर हमला किया था। कुछ भी देखिए, मुझे लगता है कि इस भारत देश के अंदर अगर लोकतंत्र की किसी ने नींव डाली, वो कांग्रेस पार्टी ही थी। वो पंडित नेहरू जिन्होंने 13 साल तक जेल में रहते हुए, और बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया, और जिस तरह से आज एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला, पता नहीं वो वैसे तो सब झूठ ही बोलते हैं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला फर्जी डिग्री होल्डर भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र कांग्रेस का ही दिया हुआ है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। आज कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, इंडियन स्टेट की बात कही गई थी, इंडियन नेशन की बात नहीं की गई थी, और कांग्रेस के कार्यक्रम में कही गई थी, विदेश में नहीं की गई थी। इंडियन स्टेट से तात्पर्य होता है सरकार और सरकार की संस्थाएं जो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, और वो लड़ा जाता है। और राजनीतिक दल इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। उसमें कहीं पर कोई चीज़ गलत नहीं बोली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी करके जो लोग सरकार चलाते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में रखकर सरकार चलाते हैं, वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं। बनारस जो प्रधानमंत्री की सीट थी, वहां पर वोट काउंटिंग रोक दी जाती है घंटों तक। जिस तरह से एक एक घर पर 500-500 वोट बनते हैं, जिस तरह से SIR के नाम पर सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगाता है, और फिर ये अपनी माताजी के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है हमारी माताजी तो माताजी लगती हैं इनको, और दूसरों की माताजी जर्सी काऊ लगती हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। दुर्भाग्य यह है कि एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जो ना विदेश नीति जानते हैं, ना अर्थ नीति जानते हैं। आज हालत यह है कि SIR के नाम पर जो हो रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लगाम लगाई। आज आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ED CBI के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर, मुख्यमंत्रियों को चुनाव से 6 महीने पहले जेल में डाल दिया जाता है, एक साल, 1.5 साल के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल और केवल सरकार और मोदी स्तुति में लगा रहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही तमाम चीजें अगर आप पैरेलल देखेंगे तो उन देशों में भी हुई जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। और सबक भी अगर कोई नहीं लेना चाहता है, तो मैं उसको केवल ये कहूंगा कि वो अहंकारी है। आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से, किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। एक फॉर्मर USSR था, शायद 1990 के दशक में उससे शक्तिशाली देश केवल अमेरिका था, लेकिन उसके भी टुकड़े हुए। यूरोप सबसे मजबूत था, लेकिन वहां पर भी बाल्कनाइजेशन हुआ। अगर हमारे चारों तरफ किस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, तो जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में उनसे सबक लिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लोकतंत्र के लिए खतरा यह है कि भारतीय लोकतंत्र में नंबर 2 की पोजीशन पे बैठने वाला व्यक्ति, जिसको उपराष्ट्रपति पद कहा जाता है, वो नजर बंद कर दिया जाता है। आज नहीं दिखे आपको? इससे ज्यादा, इससे देखिए, सुनिए, आज देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। कौन सी फोटो है? नजरबंद की फोटो है। अगर क्यों फैला रहे जनता के सामने? अरे सुने ना प्रभु, अगर वो नजरबंद नहीं होते तो फोटो लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे नहीं, तो आपको दिखता नहीं, फोटो लाकर आप ये दिखाना चाहते हैं। तो आज वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। चिल्लाने से डिबेट अच्छी नहीं होगी, जल्दी बोलिए। मुद्दों की बात करनी होगी। क्या उन्होंने अपना इस्तीफा जो दिया था, वो किसी के सामने आए? उसके बाद से आज तक नहीं आए, जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति आकर शपथ नहीं ले लेता है। 1.25 महीने तक क्या कारण था? कौन सा भ्रष्टाचार किया था उन्होंने? कौन से कारण थे जिसकी वजह से नजरबंद किया गया उनको? कितनी डरपोक सरकार है कि उपराष्ट्रपति को भी आप कैद कर रखना चाहते हैं। वापस आता हूं। देखिए, दुर्भाग्य ये है, ये वाम वाले बस यही करते हैं पीछे से। अरे काहे पिछलग्गू बन रहे हैं आलोक जी के? अरे पिछलग्गू काहे के लिए बन रहे हैं? बोलने दीजिए उनको, पूरा करने दीजिए। 2 लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात। अब नहीं, अब प्रदीप जी, विल गो टू अदर पार्टी। भारतीय जली ना, तेरी भी जली ना। लोकतंत्र में
भारतीय लोकतंत्र पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूकने वाले लोग इसीलिए आज अंबेडकर यहां को पर चुनाव बात नेहरू करते ने हैं। हराया। संविधान को कहने वाले के विदेशी हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, इट मस्ट बी स्क्रैप्ड। ये आरएसएस की विचारधारा फेक से आने न्यूज़ वाले फैला रहे लोग हैं आप। पूरी आप तरह लोगों ने से संविधान अरे भाई पर सुनिए ना emergency भाई, में तहस-नहस किया था, अरे भाई नहीं, झूठ ना सुनिए, बोले ना। देखिए मैं चलिए आपके ठीक बीच है, में नहीं मलुक बोल रहा। नागर जी, मलुक नागर जी, अब हो गया आप दोनों का हो गया। ये गलत कंक्लूड बात कीजिए, है। देखिए, कंक्लूड कीजिए देखिए जल्दी। मैं कंक्लूड करना हाँ, चाहता जल्दी। हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है और ये कांग्रेस नहीं कह रही है। आज तक के मंच पर तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने वाले थे, उन्होंने इस फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। आज तक से निवेदन करूंगा, तीनों इलेक्शन कमिश्नर अरे ने भाई, कहा इंडिया- कि एसआईआर का इंडिया- समर्थन किया, इंडिया कांग्रेस- ईवीएम का समर्थन किया। कितना अरे झूठ भाई मैं बोलोगे फिर भाई? कहूंगा, बीच में ना बोल। क्यों क्या अरे झूठ भाई, बोलते रहते हैं? मैं 2 मिनट तीनों में वीडियो दिखा इलेक्शन दूंगा। कमिश्नर ने आकर कहा झूठ। कि वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। झूठ बोल कांग्रेस रहे हैं। नहीं कह रही। आपने अभी अपने बयान को आज बदला। तक का कौन से कल तीन एक इलेक्शन? सर्वे, झूठ आज बोल तक रहे हैं का आप। एक कल, देखिए बीच आज में मैं तक आपको का नहीं था बोला, भी फिर नहीं, मैं किसी को नहीं बोलने सकता। दूंगा। नहीं, आप लोग- मैं फिर फिर किसी यही को नहीं बोलते बोलने रहे दूंगा। कर सकते। ये बहुत गंदी आदत है इनकी। अरे आपकी मैं आपसे गंदी ज्यादा आदत है, चिल्ला झूठ सकता हूं, मैं बोलने पूरे भंडारी शो जी। को डिस्टर्ब कर सकता हूं, मैं शांत रहिए। अरे करिए अगर सच्चाई है हाँ मैं तो अब आप में। करूंगा। झूठ बोलते अब रहते हैं शो आप। चला के देखिए आप, बोलिए धमकी कौन दे रहे हैं बोलता आप, है। धमकी दे रहे हैं आप यहाँ। अच्छा बात नहीं है। बोलिए ना आप कौन बोलता सत्ता के बाहर नहीं है। हो, आप धमकी बोलिए दे ना रहे कौन हैं। बोलता ये है। इनकी असली सोच अब है। आप बोलिए कौन बोलता है। नहीं आप दिखाइए ना इशू वीडियो। कौन बोलता झूठ है? ना बोले इलेक्शन कमिश्नर मैं के फिर खिलाफ कहूंगा के। कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स आए और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हो रहा है गलत हो रहा है, और आज तक दिखा के दो मंच पर चैलेंज। कहा। ठीक है। वापस आते हैं। अभी तक राहुल Conclude गांधी जी कीजिए। को कहा गया कि आप या तो एक हफ्ते के अंदर माफी मांगिए, नहीं तो एफिडेविट दीजिए। ना तो उन्होंने एफिडेविट दिया, क्योंकि तमाम कानूनों ने कहा कि एफिडेविट की जरूरत नहीं है, ना उन्होंने माफी मांगी। अब इलेक्शन कमिश्नर दुम दबाकर कहां घुसा हुआ है। हम ये बार कोई बार कह रहे हैं कि भाषा है, भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक को, पद वालों के खिलाफ मैं कोई फिर कह भाषा रहा है। हूं, ये- अरे ये- चोर को ठीक है, चोर नहीं प्रदीप कहेंगे भाई, तो क्या कहेंगे भाई। ये कैसी भाषा चोर का को प्रयोग कर चोरी रहे हैं? करने दें, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, चोरी को चोरी प्रधानमंत्री का करने अपमान दें। करते हैं। नहीं। अब सुनिए मेरी बारी। आपने बोला हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाले के पास मत जाइएगा, बस यहीं रहिए फिलहाल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं साहब, आपकी जरूरत मुल्क को है। बजाओ ताली बच्चों एक बार, ठीक है। अब वॉइस ऑफ डिसेंट की बात है भाई। प्रॉब्लम ये है कि प्रदीप भंडारी जी में ओली की आत्मा आ चुकी है। तो आपके सबका माइक डाउन प्रति करवाइए। मैं तो आपके मुझे प्रति और प्रेम कोई की तरीका भावना नहीं है रखता इसको हूं। करने का। मैं तो कह रहा हूं जल्दी ऊपर वाले के पास मत जाइए, जितना नीचे है अच्छा ही रहेगा। लेकिन यहां देखिए प्रदीप भंडारी हमारे दोस्त, इनके अंदर ओली साहब की भावना आ गई ना। अरे मैंने सबके माइक ओली किए, साहब एक की ही माइक भावना की आ गई। ताली बजा रहे हैं आप लोग। सबके माइक यहाँ पे जिसका नाम लेंगे उसके पास होगा, ताकि सबकी शिकायत दूर हो। पूरा कीजिए। मेरे श्रीवास्तव। ख्याल से हमारी सरकार अगर अंजना जी से भी थोड़ी राय डिसिप्लिन के मामले में ले तो देश बेहतर चलेगा, कानून कायदे से चलेगा। लेकिन अंजना जी की सुनती नहीं है सरकार, यह समस्या है कि नहीं। अब विषय पर आइए। मेरा कहना है भाई देखो, वॉइस ऑफ डिसेंट को आप अलाउ करिए। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, वाजपेयी की सरकार आई, कांग्रेस फिर वापस आई, और ये एक अच्छी चीज है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन 2014 के बिना बाद माइक के ही चिल्ला रहे हैं। 2014 के बाद ऐसा प्रतीत होता है, सुनिए, चिपक गए हैं सत्ता के साथ, लगा लिया फेविकॉल कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे फेविकॉल, और कह रहे हैं हटेंगे नहीं, अब हम चिपक चुके हैं, अब हमें मत हटाओ। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाइए, ऑपोजिशन को बोलने दीजिए, हमारी आवाज को दबाइए मत, डिस्कशन को दबाइए मत। अगर कोई समस्याएं हैं उस ठीक पे है, मिस्टर संवाद त्रिपाठी, हो। मिस्टर ये त्रिपाठी। मलूक नागर जी अलाउ नहीं करते, देखिए मिस्टर त्रिपाठी, अब उनको बोलने दीजिए, फिर मैं जनता के बीच जाएंगे। मुझे लगता है तीर कमान जिसके साथ चलते हैं वो लालटेन से भी पुराना है, इसलिए लालटेन रोशनी तो देता है कम से कम। दीना तीर कमान हमेशा विनाशकारी या मृत्यु के लिए निकलता है। खैर, समझ जिसकी जैसी। वापस आते हैं। देखिए, सबक चाहे वो श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, सबसे लेना चाहिए। और अगर सबक लेने लायक भी नहीं थे तो मोदी जी कहाँ भगवा पे कपड़े पहन के वहाँ पर वोट मांगने किस तरह से पहुँच गए थे। चुनाव हिंदुस्तान में होता था, वो पशुपति नाथ मंदिर में जाकर जिस तरह से करते थे और पूरे मीडिया के कैमरों को पीछे पीछे लेकर चलते थे। अगर वहाँ से सीखने का कुछ नहीं था तो मैं समझता हूँ कि जिस देश से आपका रोटी और बेटी का संबंध रहा हो, वहाँ से भी सीखना चाहिए। बांग्लादेश इसी भारत राष्ट्र का हिस्सा था, हम ही ने 2 टुकड़े किए थे, वहाँ से भी सीखना चाहिए। और श्रीलंका जहां पर अडानी को मोदी जी ठेके दिलवाने गए थे, वहां से भी सीखना चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहां तक के मालदीव से भी सीखना चाहिए, रशिया से भी सीखना चाहिए।
जो फॉर्मर यूएसएसआर था उसका जिस तरह से टुकड़े हुए, वो हम उतने मजबूत नहीं है जितना मजबूत वो था। और जो अगर सीखने की बात नहीं कहता हो वो अहंकारी होता है। आज तक पर एक सर्वे चला था बिहार का ही, 34% बेरोजगारी मुद्दा है वहां पर, जहां पर इनकी 20 साल की सरकार है, और वहां पर 23% लोग वोट चोरी को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा सवाल आपसे है, आपने बोला कि जो सुप्रिया जी हैं उन्होंने बोला कि जो राहुल गांधी हैं वो उनको गले लगा लेते हैं जो गंदे होते हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है। आपने ये जनता को बताया, वो बहुत गलत तरीके से बताया। वो वीडियो हमने भी देखी है। उन्होंने बोला वो किसी से भेदभाव नहीं करते, अगर एक मजदूर उनके पास आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे, अगर उनका समर्थक भी आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे। आपने ये जो तरीका बोला वो गलत था। जवाब दीजिए प्रदीप जी। गजब बेइज्जती है। हम ये हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे कि राजा का बेटा राजा बनता है, पर हम कांग्रेस में तो कुछ और ही सिचुएशन देख रहे हैं। तो आप परिवारवाद जो चल रहा है कि जो पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बन रहा है और आगे भी वही हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के पिताजी कौन से पॉलिटिशियन थे, जरा बताएंगे आप? बताइए जरा, किसने कहा आपको? ये भी, अरे भाई ये भी व्हाट्सएप, ये देखिए, जिसके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज ऑन एयर टीवी पे नहीं जाएगी। आपका सवाल मैं पहुंचा दे रही हूँ ताकि ऑडियंस भी समझे। एक सेकंड, उन्होंने कहा कि मनमोहन जी, आपका कहना था कि रिमोट कंट्रोल से काम करते थे। बैठ जाइए। ये अंजना जी पूरी तरह से भाजपा की व्हाट्सएप बट आप लोग बीच में मत बोलिए, क्योंकि बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी। अगर सवाल है पे भाजपा ने जो फैलाया वो बच्चों ने पढ़ा। जिस व्यक्ति ने 10 साल में सबसे अच्छा इकोनॉमी के साथ इस देश को आगे बढ़ाया, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। दुर्भाग्य यह है कि आज किसी तरह से कोई नहीं चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव जी के पिताजी क्या थे? 1989 के बाद जिन लोगों ने शहादत दी, गांधी फैमिली से कौन मंत्री बन गया, कौन संतरी बन गया? केवल दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी जो फैलाना चाहती है, मैं 3 दर्जन बीजेपी के लोगों को बता देता हूं। मुख्यमंत्रियों के बच्चे क्या हैं, मंत्रियों के बच्चे क्या हैं? क्या वो परिवारवाद नहीं है? आपको परिवारवाद इंदिरा गांधी का नजर आता, जिसने 32 गोलियां अपनी सीने पर खा ली? अरे कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। राजीव गांधी का याद आता है, जिनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है सवाल पूछते समय। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सवाल भी आपसे है। एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। आज तक ये मशीन निकला नहीं, नाली से गैस भी नहीं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आलू से सोने वाला सवाल आया, ये मोदी जी का स्टेटमेंट था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने भी नहीं रोका और व्हाट्सएप पर भी उसको इतना प्रोपोगेट किया गया। वो स्टेटमेंट मोदी जी का गुजरात में दिया हुआ था, जिसको राहुल गांधी जी के साथ जोड़कर, बीच में नहीं, मैं मौका दूंगी। देखिए, ये कोई तरीका थोड़ी ना, राहुल गांधी जी के नाम से जोड़कर बोलते हो, ये कहा गया के बाद तरीका नहीं है। दूसरा बहुत ही दुर्भाग्य हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण एक स्टेटमेंट आई। इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 32 गोलियां खाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है बच्चों का, वो कह रही है कि इस लायक क्यों बन गई वो। सोचिए देश कहां पहुंच रहा है, आप लोग खुद सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेश जी ने कुछ बात दूसरे तरीके से कही, उसको अलग तरीके से पेश किया गया। यही बीजेपी की फेक यूनिवर्सिटी और फेक फैक्ट्री जो है ये काम करती है। तमाम मोदी जी के स्टेटमेंट्स को राहुल जी के साथ जोड़कर जिस तरह से चलाया जाता है, पूरे देश ने देखा है। आप लोग बच्चों बिहार की बात कर रहे थे। बिहार में हमारी सरकार 35 साल से नहीं है कांग्रेस की, और 35 साल का आप में से कोई भी नहीं। 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की 20 साल से सरकार है तो आप लोगों को बिहार से यहां आने का क्या आवश्यकता पड़ी थी? पटना यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई? क्या मोदी जी ने वो 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ क्या आपके बिहार को दे दिए थे? क्या मोतिहारी की शुगर मिल में चाय पीने लग गए मोदी जी? आप मुझे 2 फैक्ट्रियों के नाम बताइए जो पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने बनाई हो और उनमें 100 आदमी भी काम करते हो। ये तो लेने के देने पड़ गए। मंशा यही राहुल गांधी की। कहाँ बोल रहे हैं आप? नहीं, मंशा ही राहुल गांधी की भी। वो भी जैसे पहले होता था ना कि मोहल्ले में एक बड़े बाप का बेटा होता था, उसके पास क्रिकेट किट होती थी, वही तय करता था कि कब कौन खेलेगा। तो कांग्रेस की हालत वही है। अंजना जी, दलाल दलाल दलाल।